लिखने के लिए भी आपके पास वोकेबलरी चाहिए, अल्फाज चाहिए। इसलिए आप जो है अपनी ज़बानों पर फोकस कीजिए। आप किसी भी जमात में हैं, रोज़ाना कुछ न कुछ सीखने की, याद करने की आदत डालिए और अपना जायज़ा लीजिए कि मेरी राइटिंग सही नहीं है तो मुझको अपनी राइटिंग दुरुस्त करना है, रीडिंग में मैं कमज़ोर हूँ, मुझको अपनी रीडिंग जो है वो सही करना है। और बच्चों को ज़िम्मेदार बनाइए। लर्निंग इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर। ये बच्चों को सिखाइए कि तुम तालिब इल्म हो, तुम्हारे अंदर इल्म की तलब होना चाहिए। अगर बच्चों में हमने ये तलब पैदा कर दी तो उसके लिए पूरी दुनिया स्कूल है। उसको ना किसी किताब की ज़रूरत है, ना किसी चार दीवारी की ज़रूरत है। तो किसी भी स्कूल का सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों को सीखने वाला बनाए। मेक स्टूडेंट लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। जब आप बच्चे को लर्नर बना देंगे तो वो कहीं पर भी नज़र उठाएगा तो कुछ ना कुछ सीख कर वो आएगा। उसको ना किताब की ज़रूरत पड़ेगी और ना क्लासरूम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हर चीज़ जो है वो सीखने की जगह होगी। इसलिए जो है अपने इस वक्त को, तालिब इल्म के ज़माने को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए और ये देखिए कि इस साल मैंने क्या सीखा या इस पीरियड में मैंने क्या सीखा या आज मेरे इल्म में कितना इजाफ़ा हुआ। हमारे यहाँ जो इम्तिहानात होते हैं वो इम्तिहानात के रिज़ल्ट्स जो है वो असातिज़ा को भी मुतमईन कर देते हैं और सब लोग मुतमईन होते हैं कि हमारे यहाँ 10वीं का रिज़ल्ट 100% आया, 90% आया। हालांकि आज के ज़माने में पास होना बहुत आसान है। जो ये नारा चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो माशाअल्लाह सबका विकास हो रहा है। तो आज फेल होना मुश्किल है, पास होना आसान है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। लेकिन हम लोग ऐसे पास आउट बच्चों की भीड़ हम लोगों के पास जमा हो गई है जो पढ़ने लिखने से और जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे भी वो लोग नाबलद हैं। इसलिए माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ये देखे बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा, और उनके ऊपर आप वॉच रखें और वहीं से उसको जो है आगे जो है करियर का उसको इंतखाब कराइए। बच्चे की दिलचस्पी को सामने रखिए। कभी कभी ले जाइए बच्चों को कलेक्टर ऑफिस ले जाइए, कभी पुलिस स्टेशन ले जाइए, तलाटी की ऑफिस में ले जाइए, जहाँ जहाँ पे काम होते हैं बच्चों को बताइए कि देखिए यहाँ पे ये जॉब से ये काम है। तो बच्चों को जब आप ले जाएंगे तो उनके अंदर भी वैसा बनने का जज्बा पैदा होगा। बच्चों की फील्ड विज़िट करवाइए। तो ये सब काम जब सरपरस्त करेंगे, स्कूल के असातिज़ा करेंगे और बच्चे करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको आगे अपना करियर जो है वो सिलेक्ट करने में आसानी होगी और मुस्तकबिल में उनको क्या बनना है वो ये तय करेंगे। अगर इस ज़माने में, हाई स्कूल के ज़माने में और प्राइमरी के ज़माने में इसके ऊपर अगर थोड़ी सी तवज्जो हमारी हो गई तो हम बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चों को आगे भेज सकते हैं। आज जो हमारे यहाँ पर सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल है, यानी सैलाब में पानी हर जगह होता है लेकिन पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं होता। यानी आज भीड़ बहुत है लेकिन अफराद नहीं है। आप अफराद को ढूंढेंगे तो अफराद आपको मिलेंगे नहीं काम के, और भीड़ बहुत लगी हुई है। इसलिए अफराद साजी अगर आपको करना है तो आपको अफराद साजी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो करनी होगी। सरपरस्तों को भी, असातिज़ा को भी और तलबा को भी जो है इस जानिब ध्यान देना होगा। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने यहाँ पर पेश की उसके ऊपर तलबा भी, असातिज़ा भी और वालिदैन भी तवज्जो देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाज़रीन इकराम, शहर अज़ीज़ का एक ऐसा इदारा कि जिससे इस्तिफ़ादा करते हुए अभी तक सैकड़ों अफराद जो तो अजीम तरीन कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं। कई एक तलबा तालबात ने हायर स्टडीज़ में मास्टरेट लेवल पर, डॉक्टरेट लेवल पर गोल्ड मेडल्स वगैरह हासिल किए हैं। मेरी मुराद है नूरी एकेडमी से। हमारे रूबरू फ़िलहाल आपके रूबरू हाजिर होने वाले हैं आले जनाब डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब। मैं नहायत ही मुअद्दबाना इल्तमास करूँगा तमाम तलबा तालबात से जो भी यहाँ पर मौजूद हैं तो वो डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब को ज़रूर सुने, क्योंकि मेरी दानिश्त में ये वो बातें होंगी जो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बित इनकलाब बर्पा करेंगी। आपके रूबरू डॉक्टर अताउर रहमान साहब।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर महफिल और दिगर मेहमानान इकराम, उर्दू किताब मेले में शरीक तमाम अहबाब, मुझे गुफ्तगू करना है यूपीएससी और यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम के हवाले से। यूपीएससी के हवाले से अशफाक उमर सर ने गुफ्तगू कर ली है, इसलिए मुनासिब ख्याल करता हूँ कि यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम और स्टेट लेवल का सेट एग्ज़ाम, इसके हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ। उससे कबल यूपीएससी ये कमीशन है और कई इम्तिहानात का इनेकाद ये करवाता है। उसमें से एक इम्तिहान है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए की सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। अभी डिसाइड होती है रैंक की बुनियाद पर, और रैंक डिसाइड होता है मार्क की बुनियाद पर। ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद इस कमीशन का आगाज़ हुआ। ये कमीशन अंग्रेज़ों के ज़रिए से बनाया गया है और हिंदुस्तान के कई उलमा और उर्दू नवाज़ शख्सियात ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। पहले इसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। बाद में जब दस्तूर नाफिज किया गया, आर्टिकल 315 टू 323, इसके ज़रिए से इसका नाम तब्दील किया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसका एक जुज़्व है सिविल सर्विसेज इम्तिहान। सबसे पहला सवाल, यूपीएससी क्यों करना चाहिए? दूसरा सवाल, यूपीएससी किसे करना चाहिए? तीसरा सवाल, यूपीएससी किस तरह करना चाहिए? क्योंकि जिस सफ़र के आप मुसाफिर बनना चाह रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा और किस तरह उस मंजिल को पाना होगा। मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ अगर आप सफ़र का आगाज़ करेंगे तो यकीनी तौर पर आप मंजिल को हासिल कर लेंगे। असल में हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स उस वक्त जागरूक होते हैं जब हर साल यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, न्यूज़ आई, पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुए, तो एक आग जागती है, तो यार नेक्स्ट ऑफिसर मैं ही रहूँगा। और फिर कुछ उफ्ताद मचा रखी है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ ने, रॉडी राठौर, सिंघम, ये वो। देखने के बाद नौजवानों में एक हौसला जागता है कि यार अब तो फिल्म ख़त्म हुई, अगले हफ्ते में हमारे शहर का आईएएस ऑफिसर यही रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। दुनिया अभी कोविड-19 से वाकिफ़ होने के बाद क्वारंटाइन सिचुएशन से वाकिफ़ हुई है, और एक उम्मीदवार की ज़िंदगी में क्वारंटाइन हो जाना ये सबसे अहम पार्ट है। दुनिया को ये महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नूरी मर गया, कोई नहीं है, ना समाज में, ना सोसाइटी में, ना सोशल साइट्स पर, ना गैदरिंग में, ना फंक्शन में। लेकिन साल भर, 2 साल भर, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब वो मंजर आम पर आए, तो जिस हदफ का तयन उसने किया था, अगर वो यूजीसी की फील्ड में गया है तो उसके हाथ में जेआरएफ का अवार्ड लेटर होना चाहिए। अगर उसने पीएचडी में इनरोल किया है तो उसके हाथ में डॉक्टरेट की डिग्री होना चाहिए। और अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गया है तो चौफुल्ली के ऊपर बैंड बाजे के साथ मालेगांव का एक दस्ता होना चाहिए जो उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहे। तो क्वारंटाइन जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक किसी भी मंजिल को हासिल करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, अंडा, एग ब्रेक होता है 2 जगह पर, एक मुर्गी के दरबे में और एक किचन में। किचन में जब अंडे को ब्रेक किया जाता है, उसमें जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होती है, और मुर्गी के दरबे में जब अंडा ब्रेक होता है तो उससे ज़िंदगी नमूदार होती है। दोनों जगह अंडे की किस्मत में फुटना लिखा है,
लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुर्गी के दरबे में चूज़ा अंदर से चोंच मारकर बाहर निकलने की कोशिश करता है और किचन में हम नॉक करते बाहर से। इस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो आपने मूवी देख ली या किसी आईपीएस की स्पीच सुन ली, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर सुन लिया और उसके बाद या अब्बू ने कह दिया, दोस्तों ने कह दिया आईएएस बन जाओ। ये जो नॉक है ना, ये नॉक बाहर से आ रही है, दस्तक बाहर से। आग तो अंदर से लगी होनी चाहिए। जब तक अंदर से आग लगी ना हो तब तक नताइज बरामद नहीं हो सकते। पूरा पैरामीटर जो है इसका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। आप हिंदुस्तान की किसी भी रियासत से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी तालीम किसी भी ज़ुबान से हुई हो, प्रीलिम के लिए शर्त ये है कि आपका पेपर या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा। इन्हीं 2 ज़ुबानों में इस इम्तिहान का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जनरल होता है। दोनों पेपर की मजमूई मार्क्स मिलाकर कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। एक आदाद शुमार आपको बताता हूँ। करीब 1,40,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम के लिए अप्लाई किया। शिरकत करने वाले हैं 90,000 स्टूडेंट्स। पास आउट कितने हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 28,000। बाकी का रेशो ख़त्म। अब इन लोगों को बुलाया जाता है मेंस के लिए, मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। मेंस में होते हैं 9 पेपर। पेपर ए, पेपर बी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर ए में आता है इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? तो आइन के 8वें शेड्यूल में जो 14 ज़ुबानें दर्ज है और जो ज़िमनी ज़ुबानें हैं जिन्हें मिलाकर 22 ज़ुबानें होती है, उसमें से किसी एक ज़ुबान के इंतखाब आप इंडियन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं, पॉकेट में नोट होंगी, निकाल लीजिए। गवर्नर की दस्तखत के ऊपर जो 14 ज़ुबानें दर्ज है वो सब के सब आइन में दर्ज शुदा ज़ुबानें हैं। कोई भी नोट हो उसके ऊपर ये 14 ज़ुबानों में उस नोट की कीमत दर्ज होती है। तो किसी एक का इंतखाब आप कर सकते हैं। पेपर बी कंपलसरी इंग्लिश। तो पेपर ए, पेपर बी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं और दोनों में आपको सिर्फ लाना है 35%। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं, कर ले तो बहुत बेहतर, लेकिन ये 2 पेपर की मार्क्स आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होती है। पैरामीटर को समझिए। पहले प्रीलिम दिया, पास आउट होने वाले आए मेंस के लिए। मेंस आप 9 पेपर पूरे लिखेंगे, लेकिन पूरे बच्चों के पेपर चेक नहीं होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर के पेपर जिसने पास किया है उन्हीं स्टूडेंट्स के पेपर चेक होते हैं जो बकाया 7 पेपर होते हैं। अब उसमें 7 पेपर में पहला पेपर होता है एस्से राइटिंग। सिर्फ 2 सवाल आते हैं, 125 मार्क्स का 1 सवाल। मतलब स्टडी है, लिखो, नहीं है, आउट। सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में। 125 मार्क के पेपर होते हैं। बाद में GS1, GS2, GS3, GS4 कितने पेपर हो गए? 5। 2 पेपर बाकी रह जाते हैं जिनकी मार्क्स रिजल्ट में काउंट होती है, वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत सारे हैं, उसमें आप इंडियन लैंग्वेज का इंतखाब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक़ उर्दू से है तो मैं इंडियन लैंग्वेजेस में यानी पेपर ए में वहाँ पर भी उर्दू ले सकता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी उर्दू का इंतखाब कर सकता हूँ। मेंस के जो 7 पेपर होते हैं वो सब के सब 250 नंबरों पर मुश्तमिल होते हैं। अभी जो मैंने आदाद शुमार आपके सामने पेश किए थे, 28,000 मेंस लिखने वाले हैं। इनके पेपर चेक होते हैं और इनको बुलाया जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए। कितने लोगों को बुलाया जाता है? 2700 या 2800। फॉर्म कितने स्टूडेंट्स ने फिल किए थे? 1,40,000। इंटरव्यू में कितने आ रहे हैं? 2700, 2800। इनका इंटरव्यू होता है। 275 नंबरों पर मुश्तमिल इंटरव्यू होता है। उसके बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है 700 लोगों का, 800 लोगों का। इतने ही स्टूडेंट्स, इतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते। हाईएस्ट अभी रैंक नंबर्स गए थे 900। अभी यहाँ पर नीट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उसमें मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात हो रही थी। बड़ा बेहतरीन वो शोबा है। आज भी हिंदुस्तान में नंबर ऑफ पेशेंट पर जो डॉक्टर का रेशो है वो बहुत कम है। अभी भी सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन
आप ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखने की कोशिश करेंगे, जैसे करियर का इंतखाब करना है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। पहली चीज़ सैलरी, भाई कुछ भी हो, आज के दौर में इंसान चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करता है ना। तो करियर का इंतखाब करना है तो पहली चीज़ देखी जाती है सैलरी, दूसरी चीज़ स्कोप, तीसरी चीज़ एक्सपोजर, चौथी चीज़ समाज सोसाइटी में स्टेटस, पांचवी चीज़ हॉलीडेज कितने मिल रहे हैं। आखिरकार फैमिली लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है, उसको भी टाइम देना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब एक नीट का एस्पिरेंट 1 करोड़ रुपया दे रहा है, वो भी एकदम किनारे की कॉलेज में, है ना। उसके बाद 5 साल 7 साल पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अब्बू अपनी प्रॉपर्टी बेच के ज़मीन खरीद रहे हैं, उस ज़मीन के ऊपर बैंक से लोन लेकर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और पेशेंट से ले रहे 300 रुपया। सुबह से शाम तक आ रहे 8 पेशेंट, 10 पेशेंट, 15 पेशेंट, रात में बेड पे जाने के बाद वो खुद गोली खा रहे हैं माजिद सर की, डिप्रेशन की, पहले से टैबलेट ले रहे हैं दिमाग को खुश रखने के लिए। अरे लाखों करोड़ रुपया लगा दिया, 300 के हिसाब से 10 पेशेंट चेक किया, हाथ में 3000 रुपया आ रहे हैं। तो इतना आउटपुट देने के बाद आउटपुट क्या है? और इतना होने के बाद भी वो एक प्रीमाइसेस का इंचार्ज है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, एक प्रीमाइसेस का, एक लोकेलिटी का। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम, ये जो 700-800 स्टूडेंट्स पास करते हैं, तो इनको एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक मोहल्ला, एक शहर नहीं दिया जाता है, इनके हाथों में सौंपा जाता है पूरा ज़िला, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये संभालते हैं और यहाँ पर काम करने के मौके इन्हें ज़्यादा मैसर आते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी यूपीएससी एग्ज़ाम के हवाले से। अब एग्ज़ाम समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, मंजिल हमारे सामने है। कट ऑफ कितना जाता है? अगर मैं टीना डाबी की एग्जांपल दूँ, टीना डाबी को ओवरऑल जो मार्क्स होती है 2025, उसमें से मिली थी 1050, मतलब करीब करीब नियर अबाउट 50% मार्क्स चाहिए। अब एक कैलकुलेट कीजिए आप, प्रीलिम आपने पास कर लिया, क्वालिफाइंग पेपर में पेपर है, पेपर भी वो आप पास हो गए। अब बचते 7 पेपर, 7 पेपर में मार्क्स आपको मिलानी है 250 पर पेपर। हाईएस्ट नंबर है, मतलब जो इंडिया का ऑल इंडिया रैंक होल्डर है उसकी मजमूई मार्क्स कितनी है? 1050। और जो लोअर लेवल पर आता है 650, 700, 752, ये लास्ट नंबर, उसकी मार्क्स होती है 560, 610, 620। मतलब अगर आपने 600 नंबर या 650 नंबर भी हासिल कर लिए तो आपका लास्ट रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर 1000 हासिल कर लिए तो टॉप लिस्ट में आपका सिलेक्शन होना ही होना है। उर्दू ऑप्शनल की बात करता हूँ, 250। अब तक पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ऑप्शनल से जो हाईएस्ट मार्क्स गई है वो 325 गई है। 500 मार्क्स है तो उर्दू, जैसे मालेगांव में एक ट्रेंड चला ना, अभी उर्दू तो है, तो ये वो उर्दू है ही नहीं, ये खाम ख्याली है कि हमने उर्दू की इतना आसान तसव्वुर कर लिया है। एक म्यारी ज़ुबान है उर्दू और उसमें स्कोर करना वो काफ़ी कठिन होता है। 325 अब तक की हाईएस्ट मार्क्स गई है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के। हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपको मिलती है या किसी कैंडिडेट को मिलती है 300 मार्क्स। 300 मार्क्स यहाँ पर उन्होंने हासिल कर ली। अब बाकी बचते 5 पेपर, एसए, GS1, GS2, GS3, GS4। कितनी हासिल करना चाहिए? अगर 50% भी हासिल करते हैं 125, ये भी मत काउंट करो, आपको हासिल करना है 70 मार्क्स एक पेपर में। 70 मार्क्स, 70 आपको 5 पेपर में हासिल करना है। 350 मार्क्स आपने हासिल कर ली। ऑप्शनल में आपने ली है 300, इन पेपर्स में आपने ली है 350, टोटल कितनी हो गई? 650। अब आप फॉरेस्ट ऑफिसर थोड़ी बनेंगे। जब आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, नीचे का रैंक आएगा तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मिलेंगी या कस्टम सर्विसेज मिलेंगी। कस्टम है तो सरहद के किनारे, वो समंदर के किनारे, वहाँ रहो, या फिर फॉरेस्ट में देखते रहो सहराओं को, जंगलों को। यूपीएससी बनना है ना तो वो आग जो है ना, देखो बाज़ मर्तबा जो 1 to 99 रैंक होल्डर होते हैं उन्हें आईएएस की पोस्ट मिलती है। आईएएस सबसे सुप्रीम पोस्ट है, उसके बावजूद भी वो नहीं लेते हैं।
वो लेते हैं आईपीएस, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर आईएएस सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जिनमें एक ख़ास किस्म का कीड़ा होता है ना, वो आईपीएस की तरफ जाते हैं। वो क्या कीड़ा है वो बताता हूँ। अभी इस महफिल में अगर कोई एक आईएएस आया, किताब खरीदा, चला गया, किसी को कानो कान खबर होगी, नॉर्मल ड्रेस में एक आईएएस आया, लेकिन वो जो चाहिए ना, गली से गुजरने के बाद भी अरे एक आईपीएस जा रहा है, वो हॉर्न के साथ, वो साउंड के साथ, वो रोब, वो गलगला है ना, जिसके आगे पीछे एक दो गाड़ियाँ हो, तो ये कीड़ा अगर है तो फिर वो आईपीएस की तरफ जाते हैं। और ये इसको कीड़ा नहीं कहेंगे, वो एक मोटिवेशन का एक जज्बा है ना, वो गर्रा जो चाहिए। देखो अगर घर के सामने बर्गमैन भी खड़े रहे तो ठीक है, लेकिन वहीं पर कावासाकी निंजा हो, 2-3 थार लगी हो, बोलेरो लगी हो, तो उसका जो फीलिंग का जो चीज़ है ना, वो कुछ मुख्तलिफ है। अभी फील करने वाली बातें हैं, ये हर एक का सोचने समझने का अंदाज़ जो होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है। वरना बहुत सारे असातिज़ा ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी साइकिल पे हेड मास्टर बन के भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन बहुत सारे प्यून हजरात भी ऐसे होते हैं कि वो मस्त नई बाइक और आईफोन 15 प्रो मैक्स उनके पॉकेट में होना चाहिए। तो हर किसी के देखने का, सोचने का, समझने का नज़रिया मुख्तलिफ है। अभी आपने हासिल कर ली 650, अभी भी आपके पास मार्क्स बाकी है इंटरव्यू की 275। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज की जांच नहीं होती है, क्योंकि नॉलेज जांच कर ली गई है प्रीलिम में, क्वालिफाइंग में और मेंस में। यहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका पैशन, आपका स्टेमिना, आपकी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है कि वाकई में जो सिचुएशन आपके सामने आएंगी इन फ्यूचर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी सिटी में, तो क्या आप उसे हैंडल करने के लिए तैयार हो। एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाते हैं यूपीएससी के लेक्चर्स के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि मेरा पढ़ाया हुआ खुद एक स्टूडेंट इस वक्त आईएएस की पोस्ट पर विराजमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया है। और आपकी दुआ से, शायद नाम नहीं लेना ज़्यादा बेहतर होगा, दिल्ली में जो एकेडमीज़ चलती है, मैं वहाँ पर ऑनलाइन यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल को पढ़ाता हूँ, वहाँ के पेपर को भी सेट करता हूँ, और उसमें से एक रिज़ल्ट अल्लाह के फजल से उर्दू ऑप्शनल के साथ, है ना, और स्टूडेंट्स ने पास किया होगा, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि उर्दू ऑप्शनल के साथ उसने इस एग्ज़ाम को कामयाब किया है। तो ये इस तरीके से अगर आप पैटर्न बनाते हो तो आप आसानी के साथ पहुँच सकते। दूसरा मेरा टॉपिक है यूजीसी नेट, बस 2 मिनट में उसको ख़त्म करता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ज़ेर इंसराम ये एग्ज़ाम मुनक्किद होता है। पहले यूजीसी मुनक्किद किया करते थे, फिर सीबीएसई बोर्ड लेने लगा, फिर उसके बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस इम्तिहान को कंडक्ट करती है। साइंस के लिए अलग पेपर होता है, आर्ट्स के लिए अलग पेपर होता है, दोनों की बॉडी अलग अलग है। कौन एग्ज़ाम दे सकता है? जो मास्टर डिग्री कर चुका है या मास्टर डिग्री में अपीयर है, चाहे वो फर्स्ट सेम में ही क्यों ना हो, वो ये इम्तिहान दे सकता है। अभी जो 4 ईयर का बैचलर आया है, वो बैचलर में अगर कोई अपीयर्ड है और वो लास्ट सेम में है, तब भी वो इस इम्तिहान को दे सकता है। पहले इसमें 2 कैटेगरी थी, अब इसमें 3 कैटेगरी आ चुकी है। फर्स्ट कैटेगरी है यूजीसी नेट जीआरएफ। जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है एसआरएफ में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जीआरएफ और एसआरएफ क्या है? जीआरएफ एसआरएफ ये है कि एक मरतबा आपने इम्तिहान को कामयाब किया, टॉप 6% कामयाब होते हैं, टॉप 1% को जीआरएफ दिया जाता है। जीआरएफ का मतलब ये होता है जिस लड़के ने उस इम्तिहान को कामयाब किया, हुकूमत हिंदुस्तान की जानिब से उसे पीएचडी मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 32 लाख रुपया दिया जाता है। उस 32 लाख में वो रिसर्च भी करेगा और पूरा प्रोसेस उसी में होगा। पता नहीं मुझे ऑन माइक ये बात कहना चाहिए कि नहीं, कि मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा मेरे कानों तक बात आई है कि बाद स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, 32 लाख मिला तो 2, 5, 7 लाख में थीसिस का काम कर लिया, 5 लाख में घर बना लिया, 10 लाख में अपने भाई का एक सेटअप खड़ा कर दिया, और 10 लाख में किसी स्कूल में डोनेशन देके टीचिंग की जॉब भी हासिल कर ली। तो इस तरीके से परफेक्ट प्लान जो है वो अब ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्दीक मैं हाँ, तो मैं इसे तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। और आपकी दुआ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। और इस मरतबा का जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ और पिछले जो चंद महीनों से पढ़ा रहा हूँ,
तो करीब करीब 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर मेरी निगरानी में यूजीसी नेट इम्तिहान को कामयाब किया है और इस मर्तबा गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें 12.5 करोड़ रुपया दिया गया है पीएचडी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो मौके बहुत सारे हैं, फेलोशिप बहुत सारी है, आप वहाँ पर जाकर अच्छा खासा यानी अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी यूजीसी नेट जीआरएफ की, दूसरी कैटेगरी यूजीसी नेट की। पहला बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, पीएचडी भी कर सकता है। दूसरा बंदा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेगा, पीएचडी भी अप्लाई कर सकता है लेकिन उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तीसरी कैटेगरी इस वक्त लॉन्च की गई है ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन, कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, फेलोशिप भी उसको नहीं दी जाएंगी, वो अपने जेब खास से खर्च करते हुए पीएचडी में एनरोलमेंट कर सकते हैं, पीएचडी में दाखिला ले सकता है। तो ये 3 कैटेगरी उसके लिए मुख्तस की गई है। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, अब 2 पेपर हो गए। पेपर फर्स्ट होता है, जनरल पेपर होता है। 92 सब्जेक्ट्स में पूरे हिंदुस्तान भर में ये एग्ज़ाम लिया जाता है और तमाम के तमाम 92 सब्जेक्ट्स का जो पेपर फर्स्ट होता है उसका सिलेबस सेम होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट और आईसीटी, ये सबका सेम होता है। पेपर सेकंड सब्जेक्टिव होता है, जैसे मेरा उर्दू है तो उर्दू पेपर होगा, खान सर का स्पोर्ट्स है तो सर का स्पोर्ट्स होगा। अभी उसके अंदर 2-3 नए सब्जेक्ट भी ऐड किए गए, योगा वगैरह सब अभी उसके अंदर ऐड किया गया है। तो पेपर सेकंड सबका अलग होता है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों की मजमूई मार्क्स मिलाकर कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। टॉप 6% को क्वालिफाई करार दिया जाता है, क्वालिफाइड करार दिया जाता है। जैसे 100 स्टूडेंट्स ने शिरकत की तो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स पास होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 7वें स्टूडेंट्स फेल है, 7वें स्टूडेंट्स ने भी 60% हासिल किया है, 70% हासिल किया है, लेकिन क्राइटेरिया ही ऐसा है कि सिर्फ 6% स्टूडेंट्स को कामयाब करार दिया जाएगा, इसलिए 7वां बाय डिफ़ॉल्ट फेल हो जाता है। और इसमें टॉप 6 में से 1% स्टूडेंट्स को मिलता है जीआरएफ। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है, अगर कोई करना चाहता है कि आपका शुमार जीआरएफ की लिस्ट में होना चाहिए। उसके भी तरीक़ेकार होते हैं, उसके भी पैरामीटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसके अंदर कुछ शोशे कुछ शोबे ये निकल कर आ सकते हैं कि यार ऐसे मालेगांव में तो कई स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट कर चुके हैं, सर्विस वगैरह कुछ नहीं है ना, या यूजीसी नेट करके क्या मिलेगा, या पीएचडी करके क्या मिलेगा। ये असल में कम हिम्मती की कुछ अलामत होती है। और वो बोलते हैं ना, क्या मुहावरा है, कुछ बनिया ढीला कुछ गुड़ गीला, है ना, वो एबिलिटी की कुछ कमी होती है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक तरीके से उसका जो पैटर्न है वो रट्टाफिकेशन की तरफ है। अब कुछ चीज़ों को याद कर लो, एग्ज़ाम में जाओ, पास होकर आप आ जाएंगे, लेकिन उनसे बेसिक सा कंसेप्ट, जैसे हुरूफ शमशी, उलमाए किराम भी मौजूद है, हुरूफ शमशी, हुरूफ कमरी, दोनों 14-14 है। एक में अलिफ लाम को पढ़ा जाता है, एक में नहीं पढ़ा जाता है। तो भैया एक में पढ़ा जा रहा है तो दूसरे में सौतेला सुलूक क्यों? तो वो फ़लसफ़ा, उसके पीछे कुछ सबब है ना, कुछ वजह है। पढ़ा जा रहा है तो क्यों पढ़ा जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ा है, तो फ़लसफ़ा ही नहीं मालूम होता है। जबकि मौक़े बहुत सारे, प्राइवेट वैकेंसी निकलती है, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है, सिजबी बेस पर निकलता है। और सबसे बेहतर, मैंने पहले भी कहा था, नज़र कहाँ होनी चाहिए? आउटपुट पर। भैया पैसा, मैं भले वो मैं कुर्ता पहनाऊँ, टोपी पहनाऊँ, बाद में पैसे की करूँगा, और वो सही भी है। मतलब आप भले उसको बुरा माने, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, 3:30 बजे उनको बुखार आता है, गली का डॉक्टर वो 7 बजे आने वाला है, तो मेरी अम्मी बुखार में 7:30 बजे तक उसकी इंतज़ार करे? नहीं, मैं 3:30 बजे गांव के मशहूर डॉक्टर को फ़ोन करूंगा कि सर अम्मी की तबीयत ख़राब है, या तो आपके यहाँ बस की सर्विस है तो आप बस भेजो, या तो आप आओ। आप वहाँ पे 1500 लेते, मैं आपको 3000 दूंगा। वो अम्मी से ज़्यादा 3000 रुपया नहीं है। मेरी अम्मी जब बेड पर है तो वो जाकर गैस सिलेंडर के ऊपर पानी गर्म नहीं करेंगे, वो बैठे बैठे एलेक्सा प्लीज टर्न गीज़र ऑन। तो ये सर्विस होना चाहिए उनको। उन्हीं ने हमें इस मनसब तक पहुंचाया है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए, और वो इसी से फुलफ़िल हो सकता है। तो खैर वक्त ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब। मैं समझता हूँ कि जिन तफसीलात को आपने इख्तिसार के साथ पेश किया है, सिर्फ उसकी तैयारी के लिए कई घंटे सर्फ होते हैं।
तो आइए हाज़रीन किराम, आपके रूबरू मैं दावत सुखन देता हूँ मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर राग़िब नदीम साहब को, जो आपको इंजीनियरिंग, टेक्निकल और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में किस किस्म के करियर के मौक़े हैं, ये कौन से कोर्सेस होते हैं, इनकी तफसीलात आपके रूबरू पेश करेंगे डॉक्टर राग़िब नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पर मौजूद डिग्नेटरीज़ और हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर अकील अहमद शाह साहब, प्रिंसिपल मौलाना मुख्तार नदवी टेक्निकल कैंपस, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और मुअज़्ज़म फ्यूचरिस्टिक पर्सन डॉक्टर अताउर रहमान साहब, रिजवान ख़ान साहब और डॉक्टर अशफाक साहब, मेरा पहली मर्तबा इन हजरात से मेरा साबक़ा पड़ा कि मैं इनके रूबरू हूँ और ये हमारे रूबरू, और मुझे इनको सुनने का मौका मिला। ये मेरी सादत उज़्मा और सादत कुबरा है माशाल्लाह। इन हजरात की काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बातें सुन कर के और जो मुस्तक़बिल बनाने के लिए कोशा और साई हैं ये हजरात अपने शहर अज़ीज़ के लिए, मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बल्कि यहाँ पर इस कंपाउंड में और इस ग्राउंड में मौजूद सारे वो हजरात जो अपने अपने महव ख़याल में मगन हैं, ज़रा इनको देखें और समझें। अभी शायद ये इनकी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी शायद, लेकिन जब साबका पड़ता है ना, जिन बातों का तज़किरा खैर इन्होंने किया है डॉक्टर अताउर रहमान साहब, तो फिर चिराग से ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलने वाला। मैं अपने बस इनकी सारी बातें सुन कर के जो मैं अपने मतलब बातों को मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी पस मंज़र, यानी हमारी जो इस्लामिक गोल्डन एरा का पस मंज़र था, उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे आपको कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है। दुनिया में जितनी भी तकनीकी एतबार से आज इर्तिक़ा हो रही है, जितनी भी तरक्यात आप देख रहे हैं, ये सब इनके पीछे किया धरा सब अपना है। लेकिन वजह क्या है कि बहुत अच्छा शेर है कि बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। यानी आप देखिए, मेडिकल साइंस की बात की, हमारे सर चले गए। मेडिकल साइंस में जितने भी आजकल हम पूछते हैं सबसे, मैं जाता हूँ काउंसलिंग में, बच्चों से पूछता हूँ, चाहे वो 11th 12th के हों या 10th के, कि मेडिकल साइंस की सबसे कामयाब तरीन फील्ड कौन सी है। चूँकि मेडिकल साइंस ने कई फील्ड ईजाद हो चुके जो पहले नहीं थे। हड्डी टूट गया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, आँख का डॉक्टर ऑप्थोमोलॉजी, चमड़े का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सब फील्ड है। इनमें सबसे कामयाब तरीन फील्ड कौन सी? ये बात गौर करने की। आप गौर करेंगे, एक है नज़ला ज़ुकाम खांसी आया, गए डॉक्टर के पास, दवा राहत मिल गई, तो अगले साल नहीं होगा क्या? फिर होगा, फिर गए, फिर मौसम बदला, फिर गए। तो ये चीज़ होती है ना। ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट रिलीफ हो गए कि भाई 5 साल की उम्र में आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, उसके बाद साहब 75 साल की उम्र तक हुआ ही नहीं। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो हम गौर करेंगे, सबसे कामयाब तरीन फील्ड सर्जरी है। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ टूट गए, तो अब हाथ बनने में, उसके टूटने में, उसकी जो सही होगी तो 6 हफ्ते 8 हफ्ते व्हाटएवर लाइक दैट, कुछ भी लगता है, तो कंप्लीट रिलीफ होता है ना बराबर। ऐसा तो नहीं हाथ उसका हिल ही रहा है भाई साहब, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कंप्लीट रिलीफ हो जाता है। हम गौर करेंगे कि सर्जरी जो कामयाब फील्ड है, फादर ऑफ सर्जरी कौन है? फादर ऑफ सर्जरी अल-ज़हरावी है। उनकी किताब अल-किताब अत-तशरीफ़ है, जो 30 वॉल्यूम में उन्होंने लिखी है। उनके नुस्खे को जो अरबिक में थी, उनको ट्रांसलेट किया गया पहले लैटिन में, फिर उसके बाद इंग्लिश मैन ने उसको इंग्लिश में किया है। 30 वॉल्यूम की किताबें हैं उनकी, और अभी तक उनकी किताबों से ही लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और जितनी भी इजादात हो रही हैं, हम एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं कि आज के दौर में जो हमारे मस्तूरात हैं, जो भी हमारे माएँ बहनें हैं, आजकल देखिए कॉस्मेटिक्स का ज़माना है, हर चीज़ अपडेट हो रही है। नहीं, ये जो कॉस्मेटिक्स फाउंडेशन समथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ पैदा हो रही है आजकल, देखिए श्रृंगार के सामान जितने आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि ये जो चीज़ लाई इन्होंने,
अल ज़हरावी ने पूरा एक बाब कायम किया अल ज़ीनत के नाम से अपनी किताब में, और उन्होंने वहां पे आइडिया दिया क्ले मास्क का, जो आज यूज करते हैं, चिकनी मिट्टी औरतें लगा लेती हैं अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, वो क्ले मास्क का आइडिया उनका दिया हुआ है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये हमारे इस्लामिक गोल्डन एरा की, लेकिन ये है कि हम सब इन चीज़ों से रूशनास नहीं है। हमारा मुकाम वही था, लेकिन आज हम पहचानते नहीं अपने को। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हजरात थे, ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह अपने मैदान में सरगर्म है। और मैं एक और आपको मिसाल दूं कि देखिए, जितनी चीज़ें आज देख रहे हैं, चाहे वो टेलीस्कोप हो या आपका माइक्रोस्कोप हो, ये सब भी उसी ज़माने की चीज़ें हैं। एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, फिजिकिस्ट थे बल्कि, इब्नुल हैथम। इब्नुल हैथम ने आँखों के बारे में सबसे पहले बताया कैटरेक्ट क्या चीज़ होती है, जिसको कहते हैं मोतियाबिंद। क्या चीज़ है ये? यानी जितनी चीज़ें ऑप्टिक्स की पढ़ी जाती है, यानी आंखों से रिलेटेड और भी दीगर चीज़ें हैं, उनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। ये सब कौन लोग थे? ये हमारे लोग हैं, ये हमारे एंसेस्टर हैं। इसलिए अब जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब रिवाइव करने का मौका है। इसलिए एक इंग्लिश में मकूला, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जो हमारे जो कहते हैं ना कि इतिहास अपनी चीज़ों को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। अब वो मौका आया, उनमें आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का दौर है, कि हर चीज़ आप एक आज मोबाइल ख़रीद करके लाइए, आपका आईफोन है बिल्कुल, आप देखेंगे विद इन 2-3 मंथ्स में एक नया वर्जन अवेलेबल है। जैसे सर ने भी आईफोन 15 प्रो मैक्स कुछ कहा नहीं, एक प्रो किसी ने मैक्स लगा दिया होगा, अपडेटेड वर्जन है सारी। तो वो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो कोई तो कर रहा है ना। आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है। अब अंदाज़ा है कि जो मेडिकल साइंस है, वो मेडिकल साइंस आज आसान से आसान तरीन चीज़ करती जा रही है। पहले अगर आपको स्टोन का ऑपरेशन कराना होता था तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल था। आज क्या है? लेज़र ऑपरेशन। ये लेज़र ऑपरेशन क्या चीज़ है? आप लोग रेडियो डायग्नोसिस कराते हैं, हम लोग रेडियो डायग्नोसिस, ये वर्ड कॉमन नहीं है, इसको जो कॉमन वर्ड हम बताएं आपको, अल्ट्रासाउंड जाते हैं कराने के लिए ना। अल्ट्रासाउंड में क्या है? आपको लेटाया और एक हेवी जेल उसने आप लगाया इक्विपमेंट में और आपके पेट पे हल्का सा घुमाया, पूरी चीज़ें आपकी दिख गई और डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपके राइट किडनी में 2.5 mm का आपको स्टोन है और लेफ्ट किडनी में 3.5 mm का स्टोन है। यानी ये स्टोन की जो साइज है उस तक को वो अंदाज़ा लगा के नहीं बताते, बल्कि एग्जैक्ट बता रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। तो ये जो एडवांसमेंट हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ तो होगा ना, कोई तो कर रहा है ना। फिर हम इसमें क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? इसलिए उस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के दौर में अपने आप को आगे बढ़ाना है। जैसे देखिए, अमूमन ये चीज़ बुनियाद कब है? जब हम 10th में हमारे बच्चे होते हैं, वहाँ से उनका जहन बनाने का। देखिए, बच्चे का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, ये बात आप और हम तय भी नहीं कर सकते भाई। ये बच्चे की जो क्वालिटी और उसकी जो डेडिकेशन होता है उस तरफ, लेकिन बच्चों को सही लाइन और लेंथ में डालना ये अपने की जिम्मेदारी है। अमूमन एक फिजा चलती है कि जो बच्चा 10th में रहता है वो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट को देखता है कि वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, अमूमन ये जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट है, जो टॉपर हैं, जो एक्सलेंट हैं, वो फील्ड उन्होंने चूज़ किया मेडिकल, तो अब हर बच्चे का जहन रहता है मेडिकल की तरफ जाएंगे, हालांकि वो मेडिकल में बहुत कमज़ोर है।
हेलो। बस मैं अपनी बात थोड़ी देर में ख़त्म कर दूंगा, चूँकि वक्त भी हुआ चाहता है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ज़माना है, उसमें अपने का कंट्रीब्यूशन डालने का। इसलिए मैंने कहा बच्चों की जो पेरेंटिंग होती है वो बचपन से होती है, बचपन से उनके जहन बनाने का। अच्छा देखिए, जब बच्चे उस माहौल में रहते हैं फिर वो खुद ऑप्ट करते हैं, उनका शौक़ जागता है। और अगर हमने उनके ऑप्शन को काट दिया तो फिर वो शौक़ आएगा नहीं, बल्कि वो तो कट चुका है। इसलिए बचपन से उनको हर सब्जेक्ट की तरफ देखने का क्या है, इसलिए कहते हैं टीचर एक्चुअल में ऑब्जर्वर होता है स्टूडेंट का कि बच्चे कहाँ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक स्टूडेंट नहीं होता बल्कि कई स्टूडेंट होते हैं। तो उनमें हर वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि थोड़ा देर अपने बच्चों के साथ बैठा जाए, सोचा जाए इनको क्या किया जाए। ये एक बहुत अहम चीज़ है, अहम निकात है। ये जो सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मुक़र्रिर थे, इन्होंने सारी बातें कही, वो देखें इनकी फ़िक्रें हैं। इसी तरीके से हम देखें, अगर आपने 12th क्लास में सिर्फ बायो पढ़ाया और मैथमेटिक्स छोड़ा दिया आपने, तो खुदा न खास्ता उसका कहीं नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो बेचारा हैंडीकैप हो गया, माजूर है। वो फिर इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जाने के लिए जाएगा। हमारे यहाँ आते हैं लोग मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बायोलॉजी पढ़ करके, तो उनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, तो उस तरह से वो ग्रो नहीं कर पाते, वो उतनी उनके अंदर चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि देखो मैथ्स के साथ बायोलॉजी रखो। अच्छा, मैथमेटिक्स रखेंगे दिमाग शार्प होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप जाइए शॉप पर, एक माँ अपने बेटे के साथ जाती है और दुकानदार ने, किराने की दुकान वालों ने उसे 2 किलो शक्कर, 3 किलो चावल, 4 किलो दाल दिया और कहा कि 42, 84 और 86 रुपये हुए, टोटल कितना हुआ। उनकी वालदा ने झट से कैलकुलेट करके पैसा दे दिया, लेकिन बेटा कैलकुलेटर निकाला है कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दिमाग नहीं चला रहा है, कैलकुलेशन बहुत वीक है। इसलिए हम बच्चों से थोड़ा ही बात पे कहते हैं कि देखो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैलकुलेशन। इसी तरह हम उनसे पूछते हैं कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि सोचना। अब माँ अगर बच्चों से पूछे कि सीटी कुकर में क्यों आ रही है, लॉजिक है ना इसके पीछे, वजह पढ़ के आ रहे हो तुम, क्यों आ रही, ये पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्यों आ रही है। प्रेशर कुकर इसका नाम क्यों है। ये बच्चों का जहन बनाना इस तरह से ताकि बच्चे कुछ सीख रहे हों। इसलिए हमारे कहते हैं कि भाई देखो, जब मैथ्स रखोगे तो चीज़ें डेवलप होती हैं, वो कैलकुलेटिव माइंड बनता है फिर आदमी का। चाहे बिजनेस करें आप, कोई सी चीज़ का सेटअप डालें, अगर कैलकुलेटिव माइंड नहीं है, जैसे सर ने भी कहा कि हम पैसे की बात करते हैं, तो मीन्स कैलकुलेशन आपका होना चाहिए कि सेटअप का इतना स्टार्टअप है, इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिटर्न क्या आएगा हमारे पास। ये कैलकुलेटिव माइंड डेवलप कैसे होगा। सर ने सिविल इंजीनियरिंग की बात करी। सिविल सर्विसेज में आज के डेट में आप गूगल करके देख ली, 64% आर इंजीनियर्स। फर्स्टली दे आर क्वालिफाइड इंजीनियरिंग, देन दे हैव क्वालिफाइड द IAS एंड IPS, IRS, IFS ऑफिसर। इन सब की पहली बुनियाद इंजीनियरिंग थी, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड इंसान के दिमाग को इग्नाइट करता है, एक ज्वाला पैदा करता है, एक जोश और वलवला पैदा करता है। क्योंकि हम अपने ये मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टॉल 19 नंबर लगा हुआ है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे यहाँ बच्चे आज के डेट में, हम बताएं आपको, ये इदारा कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ हमारा इदारा। लेकिन आज के डेट में बताऊं, बच्चे लंदन यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ मास्टर्स कर रहे हैं। चाइना में इस साल गई है बच्चियाँ, गई हैं पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। सऊदी अरब में जॉब करने गए। ऐसा नहीं है बच्चे नहीं जा रहे। जब बच्चों की तालीम होती है तो जाते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। पिछले साल मैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों को हम पढ़ाए, फर्स्ट ईयर, वो लड़का 12th साइंस करके आया था। और वो हमारे यहाँ जो तालीमी मेयार है बहुत ही थोड़ा स्ट्रिक्ट रखते हैं। अगर यहाँ पे कैंपस में जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर कंपाउंड में, वो जानते होंगे कि उनके रिज़ल्ट्स, उनके अटेंडेंस बहुत अच्छी खासी मॉनिटरिंग करते हैं। तो वो मुश्किल था और वो चला गया छोड़ करके पुणे यूनिवर्सिटी के किसी और कॉलेज में। पुणे में उसने एडमिशन लिया, आके मुझसे मिला भी, आया था 2 महीना पहले। तो हमने उससे पूछा कि तुमने इस 2 महीने में फर्स्ट इंजीनियरिंग में क्या सीखा और तुम किसी टीचर का नाम बताओ। वो नहीं बता पाया। मैंने कहा देखो, चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। सर ने कहा कि हमारे पास एक लॉट है जो पास होकर के आ रही है, लेकिन दे डजंट हैव एनी नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं उनके पास है। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं, कहीं ना कहीं प्लेस हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त लगता है। सर ने कहा कि हमारे यहाँ पास होने की तादाद इतनी बहुत ज़्यादा है, पास हुए लोग हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह की क्वालिटी पैदा कराना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज इस एतबार से थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत हद तक
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी इदारे की खुसूसियत उसके असातिज़े से होती है। हमारे यहाँ असातिज़ा मैं बताऊँ 14 PhD सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास आउट लोग पढ़ा रहे हैं। तो एक ताल्लुक़ से हम देखें कि और जितने रिमेनिंग असातिज़ा थे जब हम 2021 में आए थे वो सब नॉन PhD थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो एक इंट्रैक्शन हुआ टीचर का टीचर से 16 ऐसे हमारे असातिज़ा PhD में एनरोल्ड हो गए। ये देख करके हमको हायर एजुकेशन में जाना है। और मैं अब दूसरी बात ख़त्म करूँ अपनी कह के कि देखिए हायर एजुकेशन जैसे सर ने कहा कि हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे क्या होगा, वही सर बताना चाह रहे हैं कि एक मकसद है, एक विज़न है। ये सारे विजनरी लोग बैठे हैं आपके सामने, इनका मकसद एक विजनरी पर्सन है, बहुत काम पड़ा है लेकिन है करने के बाद सोचने का करना क्या है, पहले उस मंजिल को पाएँ। तो देखिए 2005 और 6 में सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। ये सबको जानना चाहिए कि रिपोर्ट क्या थी वो, कि 2.5% एनवायरनमेंट था हमारा सिर्फ। और अगर हाई एजुकेशन की बात करें कि हमारी मिकदार तो SC और ST से भी कम थी, वो रिपोर्ट थी। आज हम हायर एजुकेशन पे कहाँ लाई कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन हम जो हमारा कॉलेज है वो कम बिल्कुल यानी हम कहते हैं कि लो कॉस्ट और हाई इनपुट के साथ प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इसके लिए 12th साइंस करने के बाद JEE क्वालिफाई करें, उसके लिए प्रीमियम इंस्टीट्यूट थ्रू आउट द इंडिया हमारे पास मौजूद है। IIT बॉम्बे जैसे आप जानते हैं ना, ऐसे IIT पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर बड़े शहर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और आपको बताया आज कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली पूरे हिंदुस्तान में IIIT के नाम से इन्होंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है। और आपको मैं एक ताज्जुब खेज़ बात बताऊँ, 2 फील्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। एक तो फील्ड जो कंपनी की तरफ लोग जाते हैं और पैसे कमाते हैं, दूसरा फील्ड रिसर्च का है। इस रिसर्च में खुद गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती। बस आपको क्या क्वालिफाई करना है, गेट क्वालिफाई करना। अगर आप गेट क्वालिफाई करके पहुंचते हैं तो आपको गवर्नमेंट फेलोशिप देती है। सर जो 32 लाख बता रहे हैं ना, वहाँ पे इससे ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट सर्व कर रही है कंप्यूटर एडवांसमेंट में, रोबोटिक्स को अपडेट करने में। तो भाई वो काम कोई तो करेगा ना, वो कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, हमारे मुस्तकबिल के जो बच्चे इनसे करवाना है। तो थोड़ा ये अपने अंदर पैदा करने का माशाल्लाह। इसी ताल्लुक़ से देखिए हमारा इदारा आपके शहर अज़ीज़ में ख़िदमात को अंजाम दे रहा है, लोग इंतफ़ा उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बात तो बहुत कहने की है जो मैं शुरू की थी, लेकिन वक्त कम है और भी हमारे स्पीकर हज़रात हैं वो बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजाक लग रहा है आपको? हाज़िरीन इकराम, डॉक्टर राग़िब साहब के बाद मैं शहर अज़ीज़ के एक नहायत ही मुतमव्वल तालीमी इदारे मालेगांव सिटी कॉलेज के नाम से फ़ेमस है, यहाँ के एक उस्ताद मोहतरम आली जनाब डॉक्टर रिज़वान ख़ान सर को आवाज़ देता हूँ कि मौसूफ़ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और करियर बिल्डिंग के ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर साहब, प्रिंसिपल मंसूरा, डॉक्टर अकील शाह साहब और स्टेज पे बैठे हुए जो जितने भी हजरात हैं, ये अपने अपने फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मास्टर हैं। और आज हमारा शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल ये ऐसे लोगों के हाथ में है। वो हमारे डॉक्टर नूरी साहब हो कि हमारे अशफाक खान साहब हो इंग्लिश के, और हमारे मंसूरा का स्टाफ हो, या इससे पहले भी जिन्होंने अपना स्पीच दिया है, ये भी काफ़ी मुफीद मशवरे नौजवानों के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से बोल रहे थे। नौजवानों के अंदर बेदारी होना चाहिए अपने आप को उन्होंने समझना चाहिए। हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है तो हमको हमारे बारे में सोचना चाहिए। एक इंग्लिश फ़िलासफ़र का जुमला है, आई एम बिकॉज आई थिंक, मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। जब तक तुम सोचेंगे नहीं अपने बारे में, जब तक कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हमको आज सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मेरा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। लाइफ बहुत टफ़ है, ज़िंदगी जो है और दुनिया जो है ये बहुत टफ़ है, बहुत बेरहम है। सही बात तो ये है कि बहुत बेरहम है, ये किसी को नहीं बख्शते।
तुमको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ में तुम्हारी हार्ड वर्क होना चाहिए उसके साथ में चलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी फील्ड आसान नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाए, आप कोई फील्ड आसान नहीं। वो आप टेक्निकली की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, सबसे टफ़ एजुकेशन इंजीनियरिंग का है। फ्यूचर बहुत अच्छा है मगर उसका आउटलेट बहुत टफ़ है। तो आप लोगों को वो भी देना चाहिए कि एंट्री इजी है इंजीनियरिंग के अंदर, मगर एग्ज़िट बहुत मुश्किल है। मेडिकल के अंदर एंट्री बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी दिन दिन रात पढ़ना पड़ता है। ये जो एजुकेशन जो है, उसके अलावा सीनियर कॉलेज हो कि जूनियर कॉलेज हो कि टीचर हो, हर किसी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई फील्ड मुश्किल नहीं है और हर इंसान के अंदर एक टैलेंट है। दुनिया के अंदर जो भी है उसके अंदर एक खूबी है। अल्लाह ने हर किसी को उसके कुछ ना कुछ सलाहियत दी है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर ही बन सकता होगा या वो बहुत कामयाब इंजीनियर हो सकता होगा या हर आदमी इतना कोई ज़हीन नहीं हो सकता, मगर जो हर आदमी हर काम भी नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। मैं तो इसमें बात करूंगा कि जिसके ऊपर कभी बात नहीं हो जाती है, करियर गाइडेंस के अंदर आप लोग बोलते होंगे कि फ्यूचर करियर तो हर चीज़ में हर चीज़ का आता है कि जनरली मैं देखता हूँ कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी आके मोटिवेशन लेक्चरर्स होते हैं या करियर के बारे में जो बात करना चाहते हैं कि नौजवानों के यूपीएससी पास करो या एमपीएससी पास करो, ये होगा तो तुम कलेक्टर बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे, तो ही तुम्हारा मुस्तकबिल। ऐसा नहीं है। या 12वीं साइंस पास किए तो तुम डॉक्टर ही होंगे या इंजीनियर होंगे, ये भी ऐसा भी नहीं है। काफ़ी फील्ड है उसके अंदर। तुम्हारे टैलेंट है तो आप यूपीएससी बनो। लो एम इज़ अ क्राइम, छोटी सोच तो जुर्म है। सोचो तो बड़ा ही सोचो। उसमें ये बात तो सही है, ये तो हमारा मज़हब भी बोलता है कि बड़ा ही सोचना चाहिए, ख्वाब बड़े होना चाहिए। मगर जो रात में बड़े ख्वाब देख रहे हैं वो दिन में खुली आंखों से उसकी ताबीर भी देखना चाहिए, ये भी बोला गया है। मतलब मेरा यह है कि मैं करियर की बात करूँगा कि ये सब के अलावा नौजवानों के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है और जिसमें सब चीज़ है। ब्राइट फ्यूचर के साथ में नेम है, फेम है, पैसा है, सब चीज़ है। और जो हमारे जो आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो या हमारे नौजवान ऐसे हो, मैं चाहूँगा कि बच्चों ने स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहिए। आज मैं बताऊँगा कि आज सबसे ब्राइट फ्यूचर स्पोर्ट्स का है। मगर स्पोर्ट्स के अंदर आपको प्रोफेशनली किसी भी चीज़ में, वो मेडिकल हो कि इंजीनियरिंग हो कि और भी किसी का यूजीसी के कोई एग्ज़ाम की बात हो, प्रोफेशनल रहना पड़ता। मैं पहले ही बोला हूँ, ज़िंदगी बहुत टफ है और दुनिया बहुत मुश्किल है। इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्पोर्ट्स के अंदर हर प्लेयर के लिए, हर गेम के लिए, अब पहले ऐसी बात नहीं हुई कि खेलेंगे कूदेंगे बनोगे न ख़राब जो है ना, ये पढ़ोगे लिखोगे। अब तो मुहावरा भी भूलते जा रहा हूँ मैं, अब इतना हो गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ऐसी बात नहीं, जो खेल रहा कूद रहा वही नवाब बन रहा है। तो आप लोग बच्चों को अभी से आदत डालो ग्राउंड पे मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की। ये मोबाइल और ये घर में और ये शाम में घर में टीवी देख रहे या मोबाइल खेल रहे, ये सब बंद करो। अब ये सब की गुंजाइश नहीं है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लाइफ बहुत टफ हो गई है और हर कोई भागने की उसके अंदर लगे है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैंने अभी देख रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स के अंदर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर टैलेंट भी बहुत है। टैलेंट भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत टैलेंट के अंदर आ रहे हैं। आज जब हम खेलते थे, मैं स्पोर्ट्स का हूँ और मेरा करियर भी स्पोर्ट्स का ही है। उस वक्त तो कोई ध्यान नहीं देता था, मगर ठीक है, मेरे साथ में मेरे वालिद साहब थे और मैं फर्माबरदार बच्चा था उनका, जो वो बोले वो करते आए। मैं सीधे तो मुझे बोले कि तू प्लेयर है, तू खेलते रहे, मगर साथ में पढ़ाई कर। स्पोर्ट्स के लिए तो बीपीएड कर। मुझे मालूम नहीं था बीपीएड कॉलेज कहाँ है और क्या होता। मैं बीपीएड किया, एमपीएड किया और मेरा भी टारगेट था कि मैं नेशनल प्लेयर था, मैं ऑल इंडिया खेला। मगर उस वक्त तो ये आईपीएल नहीं था, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं चलते थे। डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में भी खाली हमको रहने और खाने के लिए अच्छा इंतज़ाम होता था, बाकी कोई प्रोफेशनली कुछ पैसा नहीं मिलता था। मगर अब ऐसा नहीं है, साल भर इन्विटेशन मैच चलते हैं। ख़ास तौर से क्रिकेट के अंदर एक स्टेट प्लेयर जो एक स्टेट प्लेयर खेल रहा है किसी भी गेम का, उसको डायरेक्ट प्रोफेशनल के क्लब चलने चालू हो गए। क्रिकेट के अंदर जो स्टेट खेल रहा है 20 लाख उसकी बेस प्राइज़ है आईपीएल के अंदर। और इसके अंदर कोई तासुब नहीं है,
तासुब तो मैं किसी भी चीज़ में नहीं मानता, क्योंकि मेरे इतने बड़े करियर के अंदर मेरे को कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर होता भी होगा, मगर शायद मेरी खुशनसीबी है, मेरे साथ नहीं हुआ। आज जो स्टेट बोले तो 4 डिस्ट्रिक्ट, नासिक का जो बच्चे है वो स्टेट खेला, टीम में सिलेक्ट हुआ, वो 3 जोन होता, जोनल उसमें सिलेक्ट हुआ तो डायरेक्ट स्टेट टीम में आ जाता। तो 4 ज़िले में सिलेक्शन करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्टेट प्लेयर जो होता है वो IPL की टीम के अंदर 11 में खेले या ना खेले, 20 लाख रुपया उसको उस सीज़न का बेस्ट प्राइज़ मिलता है, और साल भर इनविटेशन मैच चलते हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे, जब मैं नासिक के अंदर हमारी टीम जाती है, सिटी कॉलेज 3 साल से इंटर कॉलेजिएट ले रहे हैं कल्लू स्टेडियम पे, बच्चे साल भर इनविटेशन मैच खेलते हैं और बेहतरीन अच्छा खेलते हो। जब हमारे पास इंटर कॉलेजिएट में आते हैं और जब ग्रुप खेलने के लिए जाते हैं तो एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के जैसा उनका परफॉर्मेंस है। तो कंपटीशन बहुत है, साल भर वो खेलते हैं, सुबह में रनिंग भी करते हैं, फिटनेस भी करते हैं, शाम में नेट में भी रहते हैं, मसल डेवलपमेंट के लिए वो जिम भी जाते हैं। उनको स्पोर्ट्स के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं मालूम रहती, तो ये डिवोशन लगना पड़ता। वो अगर कभी ज़रा सा भी हटे ना तो दूसरे उनकी जगह आ जाएंगे। इतना कंपटीशन है स्पोर्ट्स के अंदर, वो है ना, रिवायतों के सब तोड़ के बढ़ो, वरना जो तुम्हारे आगे वो तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। तो तुमको आगे बढ़ना है ना, तो तुमको सब तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमने तोड़ा इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। मेरे को तो फ़क्र है अपने आप के ऊपर। मैं स्पोर्ट्स के अंदर मैं MP था, मेरे वालिद बोलते ही थे, मैं हाई स्कूल में भी मुझे चांस था, मगर मेरे वालिद बोले थे बिल्कुल नहीं करना, तेरा क्वालिफाइड है तो सीनियर कॉलेज में करना। और जब सीनियर कॉलेज का इंटरव्यू निकला, मैं 21 साल शायद में, मेरा उस साल कमेटी नहीं आई थी जब मैं पास आउट हुआ, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो काफ़ी बड़े बड़े लोग उसके इंटरव्यू के अंदर थे, जो हमारे शहर के थे, तालुके के थे और नासिक के थे, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिनका नाम बहुत बड़ा था, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। मगर जब मैं सबका वो पेपर देखा तो उसके अंदर नेशनल प्लेयर मैं ही था, ऑल इंडिया के प्लेयर भी मैं ही था। तो मैं जब भी बोला था मैं सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ। ना मुझे किसी को चाय पिलाना पड़ा, ना कभी कोई मेरे सामने पैसे की किसी ने बात किया। तो तुमको तुम्हारी फील्ड के अंदर हाईएस्ट पे आना पड़ेगा। कबड्डी के अंदर, कबड्डी, प्रो कबड्डी साल भर चल रहे, छोटे छोटे गांव के बच्चे खेल रहे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बम्बई का ही होना चाहिए या कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार होना या बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं। हर सुरगाना का लड़का, एक ट्राइबल एरिया का लड़का, हमारा स्टूडेंट, वो प्रो कबड्डी में खेलता है, और उसकी एज शायद 18-19 जब था हमारे साथ, जब वो इस कॉलेज खेला, और आज उसकी उम्र शायद 21-22 साल है। 2 साल से प्रो कबड्डी खेल रहे हैं। IPL के अंदर नासिक के 2 लड़के खेले। कस्तूब हमारा स्टूडेंट है, जिसको हमने खिलाया, मालेगांव में भी वो जब मैं MSG में था यहाँ पे मैचेस खेला। साल भर वो खेलता है, प्रो का IPL भी खेला, और उसके बाद में इंग्लैंड लीग भी खेलता है। वो क्रिकेट में इंग्लैंड लीग भी खेलता है। तो आप लोग ये टाइम वेस्ट मत करो। ये कल्लीकुट्टी पे मैं देखता हूँ, अजीज़ कल्लू स्टेडियम के ऊपर काफ़ी टैलेंट मालेगांव के अंदर है, मगर इतने 45 साल के बूढ़े लोग क्रिकेट खेलते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बात। क्यों खेल रहे? खेलना तो प्रोफेशनल खेलना, नहीं तो नहीं खेलना है। खेलना है तो प्रोफेशनल खेलना, नहीं तो नहीं खेलना है। मैं क्रिकेट खेला, बास्केटबॉल खेला, बास्केटबॉल में भी यूनिवर्सिटी खेला, कबड्डी सीनियर स्टेट खेला, मालेगांव में कबड्डी ओपन टूर्नामेंट शुरुआत करने वाला मैं हूँ। मगर 23 साल के बाद में मैंने एक भी ऑफिशियल मैच नहीं खेला, और कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करके शायद, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर देखना था। मैं ज़िंदगी भर तो खाली क्रिकेट खेल नहीं सकता या बास्केटबॉल खेल नहीं सकता था, तो मेरा फ्यूचर क्या है ये मुझे देखना था। तो ये लगन, ये तड़प आप में होना चाहिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट, साल भर टूर्नामेंट चल रहे हैं और बहुत प्राइज़ है उसके अंदर। अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है कि तुम खेलेंगे और थकेंगे और घर पे आके खाना खाएंगे। भरपूर पैसा मिल रहा है, मगर इसके अंदर बहुत हार्ड वर्क है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मरो लॉन्ग टेनिस का था, अनूप मिंडा, उसका ऑल इंडिया रैंकिंग कुछ 58 और 59 थी उस वक्त, मगर उसको लाइफ में कुछ भी नहीं मालूम था। वो कभी नए लोगों में बैठा तो बात भी नहीं कर सकता था। बहुत बड़ा प्लेयर था, इंडियन रैंकिंग थी, मगर वो उस वक्त भी इनविटेशन मैचेस खेलता था, और वो फ्यूचर उसका यही था कि हम क्या करेंगे। तो मैं उसको यही बोलता था कि इतना बड़ा तू करेगा क्या, तो ये इनविटेशन मैच खेलेंगे, पैसा जो भी लाखों रुपया मिलता है उस पर चलेगा। तो ये
तड़प होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को देखो या नीट के स्टूडेंट को देखो, ये 12-12, 15-15 घंटा पढ़ाई करती है। मेरी लड़की नीट की है, उस वक्त तो ये जैसा अभी शाइन क्लासेस चल रही, जब मालेगांव में नहीं था, वो तो औरंगाबाद में रह के फिर 1 साल पढ़ी थी। वो MBBS भी की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी MD कर रही है डर्मेटोलॉजी में। तो मैंने उसकी मेहनत देखी, 18-18 घंटा पढ़ने के बाद भी वो लगती थी मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो जब कहीं जाके ये सब चीज़ें होती है, आसान कुछ नहीं, आसान कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स फ्यूचर जो है इसमें बहुत पैसा है और हर आदमी, अभी IPL के अंदर ज़्यादातर बच्चे मुसलमानों के लिए तो IPL ये अल्लाह की रहमत है, ये तो अल्लाह की रहमत है। आप देख लो, हर टीम के अंदर 2, 4, 5 मुस्लिम बच्चे खेल रहे हैं हमारे। वो कश्मीर का हो के, राजस्थान का हो के, सिराज हो के रिक्शे वाले के बच्चा है, ये कोई पानीपुरी वाले का बच्चा खेल रहा है। तो इसके लिए पैसा रुकावट है ही नहीं, या नेम फेम ये है ही नहीं, या बहुत बड़े बाप का नाम होना चाहिए, या बहुत बड़ा सपोर्ट होना, ये नहीं। तुम्हारा टैलेंट तुमको लेके जाएगा, तुम्हारा टैलेंट भी नहीं, टैलेंट रहता 20%, 80% उसके लिए हार्ड वर्क लगता, फिटनेस लगता, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें लगती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। जब फिर तुमको कोई नहीं रुकावट कर सकता। और ये खाली नाम के ऊपर कोई समझता हूँ कोई टीम में आता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। थे जो अजदाद तुम्हारे, तुम क्या हो, तुमको तुम्हारा करना पड़ेगा। ये सब बात कुछ नहीं चलती है, तुम्हारा टैलेंट क्या ये देखना पड़ता। मैं अमानुल्लाह सर का लड़का था, मगर मैं ऑल इंडिया प्लेयर भी था, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर भी रहा मैं, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज हर स्कूल के अंदर मैं फिजिकल टीचर की जगह खाली है। बहुत ज़्यादा तुमको वो IPL और ये सब बात जाने दो, हर स्कूल के अंदर यहाँ पे जगह। रोज़ मुझे कोई ना कोई स्कूल से फ़ोन आते हैं कि सर कोई लड़का हो तो BPED का बताओ। मैंने सारे हमारे जितने बड़े प्लेयर थे सबका BPED में एडमिशन कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी भी स्कूल है और वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं फिजिकल डायरेक्टर, वो सब हमारे सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और सब बड़े प्लेयर है। वो मुसद्दिक हो नेशनल प्लेयर, कि शफीक कलर सर हो, कि शाहिद हो, ये सब से मेरे स्टूडेंट है, सारे मेरे स्टूडेंट हैं। यहाँ जितने भी लगे, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, टीचर मिलते नहीं सर फिजिकल डायरेक्टर के, नौकरी बहुत है। ये लोगों को क्यों आके रोना, रोज़ मुझे मालेगांव शहर के 2-5 लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर मैथ्स का टीचर है क्या, 100% ग्रांट का। मुझसे जो बात करता हूँ ग्रांट की बात करता, नॉन ग्रांट की बात तो कुछ नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। इंग्लिश का टीचर का खाली है, पॉलिटिक्स की जगह खाली है, हिस्ट्री की जगह खाली है। तो ये रूटीन से हट के आप लोग करो, साथ में पढ़ाई भी करो, और BPED तो बिल्कुल करो। जो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई IPL ही खेले या प्रो कबड्डी खेले या फुटबॉल लीग खेले। कुश्ती का टूर्नामेंट साल भर चलता। हमारा स्टूडेंट है सर अकील सर, हमारा स्टूडेंट है पंजाबी, सैफ पंजाबी, साल भर मैचेस खेलता है। हमारा यूनिवर्सिटी खेला, कॉलेज से जूडो खेलता, कबड्डी कुश्ती खेलता, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख के अच्छा लगता। अच्छा पहलवान, अच्छा हाइट, बहुत अच्छी मेहनत करता दिन रात वो। और अभी भी वो मिस्टर इंदौर जीत के आया टूर्नामेंट। उसको जॉब के भी ऑफर है उसको, मगर अभी उसको खेलने का शौक़ है। जब 2-4 साल बाद में जब उसको गुजरेंगी, जब जिम्मेदारियाँ आएंगी, जब वो उसके बारे में सोचेगा, नहीं तो उसको गवर्नमेंट का जॉब मिल जाएगा, रेलवे में मिल सकता है, पुलिस में मिल सकता है, उसको जॉब मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर मैं MSG कॉलेज में था, हर साल 20-22 लड़के हमारे पुलिस में भर्ती होते थे। ये इसमें हम क्यों नहीं सोचते? अभी हमारे जो मुस्लिम 2 बच्चे जो पुलिस में हुए, तौसीफ और वो, ये हमारे सिटी कॉलेज के मेरे स्टूडेंट है। कुश्ती के बहुत अच्छे पहलवान थे, स्पोर्ट्समैन कोटे के अंदर हुए, स्पोर्ट्समैन कोटे में हुए वो। तो आप लोग इसमें भी सोचो, हर किसी के अंदर टैलेंट है। जिसमें कोच का, किसी का अलग एजुकेशन के अंदर टैलेंट हो सकता, किसी का टेक्निकल में हो सकता, किसी का स्पोर्ट्स में हो सकता। तेंदुलकर कोई PhD नहीं था, वो इसका फील्ड अलग थी, वो 10वीं पास किया वो तो, मगर उसका टैलेंट जो था उसके फील्ड के अंदर वो PhD था। बहुत अच्छा प्लेयर था वो, इसलिए वो आगे आया। वो भी एक गरीब मिडिल क्लास का था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, मगर हार्ड वर्क, और कम उम्र से, ये 8 साल और 12 साल की उम्र से आप लोग सब जूनियर खेलने लगना। इसका मतलब है कि 6-7 साल के अंदर अपना बच्चा ग्राउंड पे खेलने लगना चाहिए, और स्किल के साथ
स्किल के साथ, नहीं तो खाली बॉल आ रहा है वो मार रही है, बॉल दिखा प्लास्टिक का तो फुटबॉल खेल रहा है, उससे कोई प्लेयर नहीं बनता। वो प्लेयर चैंपियन नहीं बनता। प्लेयर तो कोई भी बन सकता है, वो चैंपियन नहीं बन सकता, कामयाब नहीं बन सकता। और फिर मैं एक बात बोलूँगा कि इसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग, मैं भी जब खेलता था तो मेरा भी टारगेट ये था कि गवर्नमेंट के जॉब में मैं स्पोर्ट्समैन कोटे से जाऊँगा। सेंट्रल एक्साइज का इंटरव्यू हम लोग दिए थे, जब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था 91 की बात है शायद वो, मगर उस वक्त तो भर्ती नहीं हुई। बॉम्बे कस्टम के अंदर हुआ, बहुत अच्छा लगता था। मुंबई जाके देखे, चर्च गेट के ऊपर ऑफिस है, रहने के लिए फ्लैट है, मगर उसके बाद से गवर्नमेंट ने वो भरा नहीं। मगर मेरा तालीम कंटिन्यू था, मैं MPED पास हुआ और बाद में इधर आके जॉब लगा। इसके अंदर वक्त के ऊपर आप लोगों ने पढ़ाई किया तो आपका फ्यूचर है। टाइम पास मत करो, वक्त पास मत करो। बोला गया है, लम्हे को ज़िंदगी में गनीमत समझिए, लम्हा गुजर गया तो सदियां गुजर गई, ये ऐसी बात है। और एक लम्हे की देरी में मंजिल दूर हो गई, हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। तो आप लोगों की बात समझो। और ये लाइफ टफ है तुमको, जैसे हमारे नूरी सर बता ही रहे थे, उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी में देखा भी है, झेला भी है और बर्दाश्त भी किया है। काफ़ी तकलीफ़ है लाइफ के अंदर, आसान कोई नहीं और कोई मुखलिस नहीं है। मुखलिस तो कोई किसी का नहीं है। कोई ये मत सोचना कि आप है तो हम ये कर देंगे, वो है तो मेरा ये हो जाए। तुमको तुम्हारा ही करने का। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद ना हो अपनी हालत बदलने का। तो तुमको तुम्हारा करना ही पड़ेगा। और ये लाइफ बहुत टफ है। जैसे बताया कि डॉक्टर 7 बजे आएंगे और 3 घंटा मेरी वालदा, ये हर घर की परेशानी है, हर घर की परेशानी है। हर घर के अंदर ये है कि बहुत लाइफ टफ होते गई। अगर कभी आप ये, उसके अंदर एक फ्यूचर और भी है। मैं तो ये भी बोलूँगा कि वो जैसे कि फ़ोन करे और डॉक्टर आए तो उसके लिए आप फिर राजकारण में आओ। अब फिर देखो यार कितनी अच्छी लगती है दुनिया। और फिर आता मैं मानता, राजकारण सबसे मुश्किल प्रोफेशन है, मगर सबसे मुश्किल प्रोफेशन है राजकारण। मैं सियासी भी हूँ, तालीमी भी हूँ, मैं तो कई जगह से हूँ। बहुत अच्छा कैरियर है। हाँ? अरे मैं पहले बोला हूँ कि लाइफ में आसान कुछ नहीं है। पहले बोला लाइफ में आसान कुछ नहीं है। राजकारण में आओ यार, और ख़ास तौर से नौजवानों को बदलाव लाओ, ये हमने दिया है। और मेरा तो यही था कि शहर ने मुझे इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, तो मैंने भी शहर को कुछ देना चाहिए। इसीलिए हम राजकारण में आए। मुझे काफ़ी शहर के सारे लीडर बोलते थे कि आप राजकारण में आप कामयाब होंगे। मेरा तो बैकग्राउंड भी सियासी नहीं था। मेरे घर के लोग तो आज भी, शायद मैं कभी रहा तो वोट डालने आते, और नहीं रहता तो आते भी नहीं वोट डालने। ये मेरा बैकग्राउंड है, तालीमी मैदान के लोग हैं हमारी फैमिली। मगर बदलाव लाना चाहिए, इसलिए नौजवानों ने आना चाहिए, इसलिए मैं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बदलाव लाए। ये जो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं और जो बड़े बड़े फंड आ रहे हैं, ये सारी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला मैं हूँ। बजट को वर्क करने वाला मैं हूँ। बड़े प्रोजेक्ट शहर के अंदर लाना मैं हूँ। और हर साल वो जो गवर्नमेंट का DPR, पहली बार जब मालेगांव में गवर्नमेंट का DPR आया कारपोरेशन में, वो लाने वाला भी मैं ही था। तो खैर ये तो काफ़ी बातें हैं, मगर राजकारण भी बहुत मुश्किल है। बहुत सुबह से उठना पड़ता है और बहुत रात तक काम करना पड़ता है। हमको लाइफ क्या है मालूम नहीं है, फैमिली क्या है मालूम नहीं है हमको। दिन रात हम काम करते हैं, लोगों के अंदर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और क्या है ना कि मरने के बाद जन्नत है, तो ये उसके लिए पहले राजकारण में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये हम जो बेकार करने लगते हैं, और नहीं तो फिर तो दुनिया तो टफ ही है। और हमारा तो ईमान है, ये दुनिया हमको सज़ा के तौर पे गई। हमारे अजदाद तो जन्नत में दें, कोई गलती हुई और गलती की वजह से हम यहाँ पे दुनिया में आए, ये तो दुनिया में आए, ये तो हमको मानना ही चाहिए। और एक एक लम्हा, एक एक मिनट को आप लोग इम्पोर्टेंट समझो। एक एक वेस्ट मत करो किसी भी चीज़ को। खाली उठ के होटल पे बैठ रहे हैं, ये तो बात ही गलत है। या टाइम पास कर रही है, बात ही गलत है। ये सारी चीज़ों को आप लोग भूलो और मुस्तकबिल का सोचो। मेरा क्या, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, मेरी फैमिली का क्या, माँ बाप का क्या, मेरे माँ बाप ने क्या। और एक तो गुस्सा होना ही चाहिए यार कि हमको कॉमन आदमी बन के रहना ही नहीं है। हम रोड पे हमाली करने के लिए नहीं आए, हम एक गर्दी का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए। हमको कुछ करना है, ये हमारे हाथ में है। तालीमी तौर से भी तुम ले सकते। जितने बड़े लोग बने हैं, ये बहुत कोई बड़े फैमिली के थे या बहुत पैसे वाले नहीं थे। ये हमारे अकील शाह है, इनका तो मेरा फैमिली भी रिलेशन है, मेरा बैचमेट भी है। इन्होंने पढ़ा, सिर्फ यहाँ जितने भी लोग बैठे सिर्फ पढ़ाई से बदलाव आया और किसी चीज़ से नहीं आया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्लेयर था वो ठीक है, मगर मैंने साथ में पढ़ाई भी किया।
तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा फ्यूचर के लिए। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा, उर्दू मेले के अंदर रखा, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रिर आप लोगों ने रखे हैं यहाँ पे, और एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक मशवरा उनका बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं चाहूँगा कि शहरियान इससे फैज़याब हो, और ये हमारे शहर के लिए अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का तोहफ़ा, इनसे फैज़याब होते रहे। जब जहाँ ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह हम आप लोगों को बुलाएंगे सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सर की तमाम तर बातों में से एक बात को आपके रूबरू सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ पेश करना चाहूँगा